हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग समान भूगोल के अंतर्गत विश्व का भूगोल के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? तो इसका सही उत्तर है डी, नीहारिका। सौरमंडल का निर्माण लगभग 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। सौरमंडल में सूर्य अर्थात तारा और ऐसे खगोलीय पिंड सम्मिलित होते हैं जो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा उससे जुड़े रहते हैं। इनमें ग्रह, बौने ग्रह, प्राकृतिक उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्काएं, धूमकेतु और खगोलीय धूल आदि सम्मिलित होते हैं, जबकि नीहारिका सौरमंडल का भाग नहीं है। अब अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, यह किसने बताया? तो इसका सही उत्तर है सी, कोपरनिकस ने। 1514 ईस्वी में एक हस्तलिखित पुस्तक लिटिल कमेंट्री में कोपरनिकस ने उस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जिसमें कहा गया था कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। उल्लेखनीय है कि 6ठी सदी ईसा के प्रसिद्ध भारतीय खगोलविद वराहमिहिर ने इससे लगभग 1000 वर्ष पूर्व ही यह बता दिया था कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। अब अगला प्रश्न है, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य की समय लगता है, कितना समय लगता? तो सही उत्तर है 25 करोड़ वर्ष। सूर्य हमारी आकाशगंगा के अनेक तारों में से एक है। गैलेक्सी में स्थित प्रत्येक तारा इसके केंद्र की परिक्रमा करता है। केंद्र के निकट के तारों को केंद्र से दूर के तारों की अपेक्षा परिक्रमा में कम समय लगता है। सूर्य गैलेक्सी के केंद्र से अपेक्षाकृत दूर है। गैलेक्टिक केंद्र से लगभग 7.94 केपीसी या फिर 25.896 हजार प्रकाश वर्ष की दूरी तथा 828,000 किलोमीटर प्रति घंटा गति के कारण सूर्य को परिक्रमा करने में लगभग 22.5 से 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। परिक्रमा की यह अवधि ब्रह्मांड वर्ष अर्थात कॉस्मिक ईयर कहलाती है। अतः निकटतम विकल्प के रूप में विकल्प डी अभिष्ट उत्तर होगा। अब अगला प्रश्न है, हमारे अंतरिक्ष में कितने तारा मंडल हैं? तो सही उत्तर है बी, 88। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के अनुसार आकाश में कुल 88 तारा मंडल है, जिसमें से अधिकांश को दक्षिणी गोलार्ध से ही देखा जा सकता है। अब अगला प्रश्न है, जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है? तो सही उत्तर है सप्तऋषि। ध्रुव तारा का संकेत सप्तऋषि तारामंडल से प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है वह है बुध, अर्थात बुध का कोई उपग्रह नहीं है। सौरमंडल में केवल 2 ग्रह बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। मंगल के 2 तथा नेपच्यून के 14 ज्ञात उपग्रह हैं, जिनमें ट्रिटोन एवं मेरिड प्रमुख हैं। वर्ष 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने प्राग सम्मेलन में प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया है। अब अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सर्वाधिक
गर्म ग्रह है कौन? तो शुक्र। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र है, जिसका माध्यम तापमान लगभग 464 डिग्री सेल्सियस होता है। अब अगला प्रश्न है, इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं? तो शुक्र को। शुक्र ग्रह को सुबह का तारा और सायकाल का तारा अर्थात इवनिंग स्टार कहा जाता है तथा मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, जबकि शनि वलयों से युक्त ग्रह है। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है लगभग कितना? तो 8 मिनट या कुल 8 मिनट 16 सेकेंड लेता है। सूर्य से चला प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 19 सेकेंड का समय लेता है। इन विद्युत चुंबकीय ऊर्जा तरंगों का वेग 1,86,000 मील प्रति सेकेंड होता है। अतः सही निकटतम उत्तर विकल्प सी है। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं लगभग कितने दिन? तो 665.25 दिन। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में 365.25 दिन या फिर 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट 9.51 सेकेंड का समय लगता है। इसे सौर दिवस कहा जाता है। सौर वर्ष या फिर सौर दिवस को ट्रॉपिकल वर्ष भी कहा जाता है। ट्रॉपिकल वर्ष एक वसंत विषुव से दूसरे वसंत विषुव के बीच के समय के बराबर होता है। ट्रॉपिकल वर्ष समानतः 365.24 दिनों का होता है। समानतः कैलेंडरों में प्रयोग होने वाले वर्ष को ट्रॉपिकल वर्ष कहा जाता है, जिसमें 365 दिन 5 घंटे 46 मिनट और 45.2 सेकेंड होते हैं, अर्थात 365.242 दिन होते हैं। वर्ष 2000 में अन्य समान वर्षों की तुलना में लगभग 5 मिनट की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसमें 665 दिन 6 घंटे 13 मिनट अर्थात 9 मिनट के स्थान पर 53.26 सेकेंड अर्थात 9.51 सेकेंड के स्थान पर की गणना की गई है। ऐसे वर्षों को परिवर्ष कहते हैं। अब अगला प्रश्न है, पृथ्वी परिक्रमण करती है प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय कर लेती है? तो ये स्टार मार्क से। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। पृथ्वी की विषुवत रेखा की परिधि 40,090.28 किलोमीटर है। इस दूरी को पृथ्वी अपनी धुरी पर 23 घंटे 56 मिनट में तय कर लेती है, अर्थात पृथ्वी परिक्रमण की गति लगभग 1670 किलोमीटर प्रति घंटे है। इस आधार पर प्रति मिनट पृथ्वी की गति बराबर 1670 किलोमीटर प्रति 60 मिनट अर्थात 27.8 किलोमीटर प्रति मिनट होगी। किसी भी विकल्प में अभिष्ट उत्तर नहीं है। अब अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है? तो इसका सही उत्तर है बी अर्थात 23 डिग्री अक्षांश के पास। पृथ्वी पर उष्ण शुष्क मरुस्थलीय जलवायु का विस्तार 15 से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच मिलता है। पृथ्वी पर मरुस्थल बनने की 4 प्रमुख भौगोलिक स्थितियां हैं। तो आइए उन 4 प्रमुख भौगोलिक स्थितियों के बारे में जानते हैं। तो पहला स्थिति है 30 डिग्री अक्षांशों के आसपास
उच्च वायु दाब का पाया जाना। यहाँ हवाएं ऊपर से नीचे उतरती रहती है, जिसके फलस्वरूप यहाँ वर्ष भर मौसम साफ बना रहता है। सहारा और ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल इसी के अंतर्गत आते हैं। अब दूसरा है, महाद्वीपों के पश्चिमी तट के मरुस्थल 20 से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच मिलते हैं। संभवतः हवाओं का पूर्वी मुखी होना इसका कारण है। महाद्वीपों के पूर्वी भाग से प्रवेश करने वाली व्यापारिक हवाएं पश्चिमी भाग तक पहुंचते पहुंचते शुष्क हो जाती है। बाजा कैलिफोर्निया जो कि उत्तरी अमेरिका में है, पश्चिमी सहारा जो कि उत्तरी अफ्रीका में है, आटाकामा जो कि दक्षिण अमेरिका में है और नामिक जो कि दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में है, इसी प्रकार के मरुस्थल हैं। अब नेक्स्ट है, पर्वतों की वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित मरुस्थलों में उत्तरी अमेरिका का मरुस्थल डेथ वैली, पोटागोनिया मरुस्थल, अर्जेंटीना और पेरुवियन मरुस्थल प्रमुख हैं। चौथा है, महाद्वीपों के मुखभाग में स्थित मरुस्थल जो आर्द्रता भरी हवाओं से दूरस्थ हैं। इनमें ग्रेट बेसिन मरुस्थल जो कि यूएसए में है, ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल तथा गोबी मरुस्थल जो कि चीन एवं मंगोलिया में है। अब अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है कौन? तो सही उत्तर है सी, बृहस्पति। सौरमंडल में आकार की दृष्टि से ग्रहों का क्रम इस प्रकार है, जिसे आप लोग यहाँ देख सकते हैं और क्रम से याद कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न है, शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? तो सही उत्तर है 29.5 वर्ष। शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 29.4 पृथ्वी वर्षों के बराबर समय लेता है, अतः निकटतम विकल्प सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में कितना समय लेता है? तो 84 वर्ष। अरुण अर्थात यूरेनस ग्रह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में 83.7 पृथ्वी वर्षों का समय लेता है, जबकि अपने अक्ष पर 17.2 घंटों में एक चक्कर पूरा करता है। इसके उपग्रहों की संख्या 27 है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है? तो सही उत्तर है प्रधान मध्याह्न रेखा। प्रधान देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय देशांतर रेखा या फिर ग्रीनविच देशांतर के नाम से भी जाना जाता है। यह रेखा इंग्लैंड के ग्रीनविच स्थित रॉयल ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी से होकर गुजरती है। शून्य अंश देशांतर पर स्थित इसी रेखा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानक समय का निर्धारण किया जाता है। 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है। प्रधान मध्याह्न रेखा निम्नलिखित देशों से होकर गुजरता है। कौन कौन देशों से? तो यूनाइटेड किंगडम से, स्पेन से, माली से, टोगो से, दक्षिणी ध्रुव के अंटार्कटिका से, फ्रांस से, अल्जीरिया से, बुर्किना फासो से और घाना से। अब अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है तो प्रशांत महासागर से होकर। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पृथ्वी पर ऐसी प्रतिबिंब रेखा होती है जो 2 क्रमागत कैलेंडर दिनों को अलग करती है। यह ग्रीनविच से 180 डिग्री विपरीत रेखा में प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है।
उल्लेखनीय है कि जहाँ कोई स्थल भाग पड़ता है उसे मोड़ दिया जाता है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? तो सही उत्तर है बी, अफ्रीका। विश्व में कुल 7 महाद्वीप हैं, जिनमें से एशिया क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। इसका क्षेत्रफल 4,45,79,000 वर्ग किलोमीटर है। अन्य महाद्वीपों के क्षेत्रफल इस प्रकार है, जिसे आप लोग यहाँ देख सकते हैं। अब अगला प्रश्न है, निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं? तो सही उत्तर है सी, अफ्रीका में। अफ्रीका में कुल 54, यूरोप में 51, एशिया में 50, उत्तरी अमेरिका में 23 और दक्षिणी अमेरिका में कुल 12 देश हैं। अब अगला प्रश्न है, सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाली सीमा वाला देश है कौन? तो चिली। दिए गए विकल्पों में मुख्य भूमि के अक्षांशीय विस्तार की दृष्टि से सर्वाधिक उत्तर दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाला देश चिली है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस देश में सर्वाधिक द्वीप हैं? तो इंडोनेशिया में सर्वाधिक द्वीप हैं। प्रश्न में दिए गए देशों में द्वीपों की संख्या सबसे ज़्यादा इंडोनेशिया में है, जहां 17,508 द्वीप हैं। वहीं फिलीपींस में 7,641, मालदीव में 1,192 और क्यूबा में 4,195 द्वीप हैं। इंडोनेशिया के हाइड्रो ओशनोग्राफिक विभाग के अनुसार उसके द्वीप समूह में 17,508 द्वीप हैं, जिसमें 6,000 द्वीपों का नाम दिया गया है। अब अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? तो बोर्नियो द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। दिए गए विकल्पों में बोर्नियो का क्षेत्रफल सर्वाधिक बड़ा है, जबकि मेडागास्कर, सुमात्रा तथा ग्रेट ब्रिटेन का क्षेत्रफल आप लोग यहाँ देख सकते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? तो सही उत्तर है सी, जापान। ऐसा देश जिसकी सीमा किसी अन्य देश की भूमि के साथ संलग्न नहीं होती अर्थात नहीं जुड़ती है, उसे सीमा रहित देश कहते हैं। यह देश चारों ओर से समुद्र द्वारा घिरा होता है। प्रश्नानुसार सर्वाधिक सीमा रहित भौगोलिक क्षेत्रफल वाला देश जापान है, जिसका क्षेत्रफल 3,77,873 वर्ग किलोमीटर है। वहीं उसके बाद फिलीपींस का 3 लाख वर्ग किलोमीटर, न्यूजीलैंड का 2,67,707 वर्ग किलोमीटर और क्यूबा का है 1,09,884 वर्ग किलोमीटर। अतः विकल्प सी सही उत्तर है। अब अगला प्रश्न है, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप है? तो सही उत्तर है होसू। जापान मुख्यतः 4 द्वीपों होक्काइडो, होसू, शिकोकू और क्यूशू का समूह है। उपयुक्त चारों द्वीपों में होसू सबसे बड़ा है। जापान की राजधानी टोक्यो इसी द्वीप पर स्थित है। अब अगला प्रश्न है, ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है? तो यह डेनमार्क का भाग है। ग्रीनलैंड क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का बृहत्तम द्वीप है। ग्रीनलैंड डेनमार्क के अधीन है। नूक ग्रीनलैंड का सबसे बड़ा और राजधानी नगर है। नूक की समुद्र तल से ऊंचाई 1 से 3 मीटर तक है। अब अगला प्रश्न है, आग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही उत्तर है सी, ये क्रिस्टलीय
तथा अक्रिस्टलीय दोनों ही होती है। आग्नेय चट्टानें पिघले मैग्मा के ठंडा एवं ठोस होने से बनती है। ये रवादार होती है, परतें नहीं पाई जाती है, पूरा जीवाश्म भी नहीं पाए जाते हैं। अग्नाशय चट्टानों का संबंध प्रायः ज्वालामुखी क्रिया से होता है। पानी का प्रवेश इसमें बहुत कम होता है। अब अगला प्रश्न है, अवसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही उत्तर है सी, अर्थात ये शैलें स्तरों में निक्षेपित हैं। अवसादी शैलों का निर्माण अवसादों के एकत्रीकरण के फलस्वरूप होता है। इनमें जीवाश्म पाए जाते हैं, परतें पाई जाती है, किंतु ये शैलें रवादार नहीं होती है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, माउंट एटना है क्या? तो यह एक ज्वालामुखी है। माउंट एटना एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो इटली के सिसिली द्वीप के पूर्वी तट पर स्थित है। इसकी सर्वोच्च ऊंचाई 3350 मीटर है। अब अगला प्रश्न है, माउना लोआ उदाहरण है किसका? तो सक्रिय ज्वालामुखी का। माउना लोआ हवाई द्वीप संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के लगभग आधे भाग पर विस्तृत है। आकार की दृष्टि से पृथ्वी पर सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी हवाई द्वीप पर स्थित माउना लोआ है। अब अगला प्रश्न है, वर्ष 2004 के हिंद महासागरीय भूकंप तथा उससे परिणामित सुनामी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर है सी, अर्थात वर्तमान अनुमानों के अनुसार भूकंप जनित सुनामी ने समुद्र में डूब गई अनगिनत लाशों के अतिरिक्त 50 लाख से अधिक लोगों को मौत के घाट उतारा था। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर स्थित इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के पश्चिमी भाग पर समुद्र के अंदर आए रिएक्टर स्केल पर 9.1 से 9.3 तीव्रता के भूकंप से उत्पन्न सुनामी लहरों से लगभग 2 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी। उपयुक्त प्रश्न में सुनामी से संबंधित दिए गए तथ्यों का विवरण क्रमशः इस प्रकार है। कथन ए है, इस शक्तिशाली भूकंप से 1200 किलोमीटर लंबी भ्रंश रेखा का 15 मीटर तक अधःक्षेपण हुआ था। यह अधःक्षेपण बर्मी प्लेट के नीचे भारतीय प्लेट के खिसकने से हुआ था, अतः कथन ए सही है। कथन बी, हिंद महासागर में उठी इन सुनामी लहरों का प्रभाव इंडोनेशिया से लेकर पूर्वी अफ्रीका तट तक देखा गया है। अधिकेंद्र से लगभग 8000 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण अफ्रीका में 8 व्यक्ति, वहीं सोमालिया में 300 से अधिक व्यक्ति मारे गए थे। इससे लगभग 11 देश प्रभावित हुए थे। और सी है, इन सुनामी लहरों से लगभग 2 से 3 लाख लोगों के मारे जाने की संभावना व्यक्त की गई थी, न कि 50 लाख। अतः यह कथन पूर्ण रूप से गलत है, इसलिए यही उत्तर भी है। विकल्प डी भी सत्य है। वस्तुतः भूकंप प्रभावित भ्रंश रेखा की दिक् स्थिति लगभग उत्तर दक्षिण दिशा में ही थी, जिससे सुनामी लहरों की प्रबलता शक्ति पूर्व से पश्चिम दिशा में ही थी। परिणामतः बांग्लादेश में बहुत कम लोग हताहत हुए थे। अब अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? तो सही उत्तर है बी, नवीन मोरदार पर्वत में। विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट, सागरमाथा, चोमोलुंगमा सहित प्रश्न 10 सर्वोच्च चोटियाँ हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित है। हिमालय पर्वत एक नवीन मोरदार या फिर
वलित पर्वत है। अतः स्पष्ट है कि अधिकांश विश्व की सर्वोच्च चोटियाँ इन्हीं वलित पर्वतों पर ही स्थित है। अब अगला प्रश्न है, विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है कौन सी? तो एंडीज। एंडीज दक्षिण अमेरिका की प्रमुख व विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। इसकी लंबाई लगभग 7200 किलोमीटर है। रॉकीज पर्वत उत्तरी अमेरिका की प्रमुख वलित पर्वत श्रेणी है। इसकी लंबाई लगभग 4800 किलोमीटर है। हिमालय पर्वत दक्षिण एशिया में भारत के उत्तरी सिरे पर स्थित है। इसकी लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर है। अब अगला प्रश्न है, कोकोस प्लेट किनके मध्य पाई जाती है? तो सही उत्तर है ए, मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट के मध्य। कोकोस प्लेट मध्य अमेरिका के पश्चिमी तट तथा प्रशांत प्लेट के मध्य पाई जाती है। अब अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्र बाउल निम्नलिखित में से किस प्रदेश से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है ई, राष्ट्र बाउल या फिर राष्ट्र बेल्ट संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तर पूर्वी क्षेत्र है। यह लौह उत्पादन करने वाला आर्थिक क्षेत्र है। इसमें इलिनॉयस, इंडियाना, मिशिगन, ओहियो तथा पेंसिल्वेनिया का क्षेत्र शामिल किया जाता है। इसमें ग्रेट लेक्स प्रदेश, पिट्सबर्ग प्रदेश आदि शामिल हैं, अतः एक से अधिक विकल्प सही है। अब अगला प्रश्न है, किलिमंजारो है एक, तो यह आग्नेयगिरी अर्थात वोल्केनो है। किलिमंजारो पर्वत तंजानिया के उत्तर पूर्वी भाग पर स्थित है। इसका पूर्व नाम कैसर विल्हेम स्पिट्ज था। यह एक आग्नेयगिरी या फिर ज्वालामुखी पर्वत है। अब अगला प्रश्न है, गोबी का मरुस्थल है, तो यह कहाँ है? यह चीन में है। गोबी मरुस्थल उत्तरी चीन और दक्षिणी मंगोलिया में स्थित एक विशाल मरुस्थल है। अब अगला प्रश्न है, जोहान्सबर्ग विख्यात है, तो स्वर्ण खनन हेतु। जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका के गोटैंग प्रांत की प्रोविंशियल राजधानी है। यह सोना और हीरा खनन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अब अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक स्थलरुद्ध देश है? तो इसका सही उत्तर है बी, हंगरी। अब अगला प्रश्न है, अब आइए चलते इसके विस्तार को पढ़ते हैं। हंगरी स्थलरुद्ध देश है जो यूक्रेन, रोमानिया, सर्बिया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, ऑस्ट्रिया और स्लोवाकिया से घिरा हुआ है। बेल्जियम की सीमा उत्तर सागर से तथा रोमानिया और यूक्रेन की सीमा काला सागर से मिलती है। अब अगला प्रश्न है, इजराइल की उभयनिष्ठ सीमाएं हैं, तो सही उत्तर है ए, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र के साथ। इजराइल पश्चिम एशिया का भूमध्य सागर तटीय देश है। इसकी पश्चिमी सीमा भूमध्य सागर से, उत्तरी सीमा लेबनान से, उत्तर पूर्वी सीमा सीरिया से, पूर्वी सीमा जॉर्डन से तथा दक्षिण पश्चिम सीमा मिस्र से लगी हुई है। अतः सही विकल्प ए है। अब अगला प्रश्न है, संसार की छत किसे कहते हैं? तो पामीर को। संसार की छत पामीर के पठार को विश्व की छत अर्थात संसार की छत के नाम से जाना जाता है। अब अगला प्रश्न है, पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम है किसे कहा जाता? तो श्रीलंका को। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम श्रीलंका है। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम श्रीलंका है। श्रीलंका विषुवत रेखा से 880 किलोमीटर
उत्तर भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिण पूर्वी भाग पर स्थित हिंद महासागर का द्वीपीय देश है। इसे हिंद महासागर का मोती और एशिया का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। अब अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका हुआ है लगभग तो 2/3। पृथ्वी की सतह के कुल क्षेत्रफल के लगभग 30% भाग पर स्थल क्षेत्र है और लगभग 70% भाग पर जल क्षेत्र का विस्तार है। अर्थात पृथ्वी की सतह पर पानी से ढका भाग लगभग 2/3 है। अब अगला प्रश्न है, समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान है किसका? तो सही उत्तर है उत्तरी ध्रुव का। पृथ्वी के केंद्र से सबसे निकटतम बिंदु उत्तरी ध्रुव के पास आर्कटिक महासागर की तली है, जो पृथ्वी के केंद्र से 6553 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अब अगला प्रश्न है, 64,000 किलोमीटर लंबाई एवं 2000 किलोमीटर से 2400 किलोमीटर चौड़ाई वाला एक कटक उत्तरी एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय द्रोणियों के मध्य से गुजरता हुआ हिंद महासागरीय द्रोणी और फिर ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका के बीच से दक्षिणी प्रांत महासागरीय द्रोणी में प्रवेश करता है। यह कटक है, तो सही उत्तर है डी अर्थात मध्य महासागरीय कटक। उपर्युक्त विशेषताएं मध्य महासागरीय कटक से संबंधित है। मध्य महासागरीय कटक ग्लोब के चारों ओर 40,000 मील या फिर 64,000 किलोमीटर की लंबाई में आर्कटिक, अटलांटिक, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में फैला है। यह पृथ्वी की सतह का अकेला सबसे विशालतम भूगर्भिक क्षेत्र लक्षण है। अब अगला प्रश्न है, गल्फ स्ट्रीम है तो एक महासागरीय धारा। फ्लोरिडा की धारा जब एंटलिस धारा का जल समाविष्ट कर हेटरास अंतरिक्ष से आगे बढ़ती है तो वह गल्फ स्ट्रीम के नाम से जानी जाती है। यह गर्म जलधारा है जो संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट के सहारे प्रभावित होती है। अब अगला प्रश्न है, ग्रांड कैनियन है एक तो एक खड्ड अर्थात गॉर्जे है। ग्रांड कैनियन संयुक्त राज्य अमेरिका के एरिजोना प्रांत में कोलोराडो नदी पर स्थित एक खड्ड है। इसकी लंबाई लगभग 446 किलोमीटर, चौड़ाई 4 से 29 किलोमीटर एवं गहराई 1.6 किलोमीटर है। अब अगला प्रश्न है, विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित है तो गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा। गंगा डेल्टा विश्व का बृहत्तम डेल्टा है। यह बांग्लादेश एवं भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है। अब अगला प्रश्न है, फिजी द्वीप अवस्थित है तो यह प्रशांत महासागर में अवस्थित है। रिपब्लिक ऑफ फिजी दक्षिणी प्रशांत महासागर का एक द्वीपीय राष्ट्र है। यह वानुवातु के पूर्व, टोंगा के पश्चिम तथा तुवालू के दक्षिण में स्थित है। अब अगला प्रश्न है, स्वेज नहर जोड़ती है तो भूमध्य सागर को लाल सागर से। स्वेज नहर मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप में बनाई गई विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम नहर है। वर्ष 1869 में इसकी लंबाई 164 किलोमीटर थी तथा वर्ष 2015 में इसकी कुल लंबाई 193.30 किलोमीटर थी। भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली इस नहर को वर्ष 1869 में जहाज़ों के आवागमन के लिए खोल दिया गया था। इसके दक्षिणी सिरे पर स्वेज बंदरगाह और उत्तरी सिरे पर
पोर्ट लुइस बंदरगाह स्थित है। इस नहर के बन जाने से यूरोप और एशिया के बीच की दूरी काफ़ी कम हो गई है, क्योंकि इसके बनने से पूर्व यूरोप से एशिया और एशिया से यूरोप जाने वाले जहाज़ों को अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगाकर जाना होता था। सुएज नहर विश्व की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है। अब अगला प्रश्न है, पनामा नहर जोड़ती है तो प्रशांत महासागर एवं आंध्र महासागर को। पनामा नहर मध्य अमेरिका में पनामा के स्थल डमरू मध्य को काटकर बनाई गई प्रमुख जहाजी नहर है। यह अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। इस नहर के बनाए जाने से पूर्व संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित सैन फ्रांसिस्को व पूर्वी तट पर स्थित न्यूयॉर्क जाने के लिए दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का चक्कर लगाकर कुल 22,500 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती थी, किंतु नहर के बन जाने से दोनों के मध्य लगभग आधी से कम दूरी अर्थात 9500 किलोमीटर की रह गई है। वर्तमान में इस नहर पर पनामा देश का अधिकार है। अब अगला प्रश्न है, मलक्का जल संयोजक में आने जाने की सुविधाएं हैं, तो इसका सही उत्तर है ए अर्थात हिंद महासागर से चीन सागर तक। मलक्का जल संधि इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप को मलेशिया से अलग करती है। यह हिंद महासागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ती है। इस जल संयोजक के माध्यम से हिंद महासागर से चीन सागर तक आने जाने की सुविधा है। अब अगला प्रश्न है, ओजोन परत बताती है, तो इसका सही उत्तर है डी अर्थात पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल की परत को। ओजोन परत समताप मंडल के निचले भाग पर 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। यूँ तो ओजोन की उपस्थिति 15 किलोमीटर से नीचे तथा ऊपर 40 किलोमीटर से 55 किलोमीटर तक भी हो सकती है, किंतु संकेंद्रण अत्यंत निम्न होता है। परत के रूप में ओजोन 15 से 35 किलोमीटर ऊंचाई पर ही होती है। विश्व मौसम संगठन भी ऐसा ही व्याख्या प्रस्तुत करता है। यह परत मानव जीवन के लिए अत्यधिक आवश्यक होती है। ओजोन पर सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण का अवशोषण कर पृथ्वी पर आने से रोकती है। इन किरणों से त्वचा कैंसर का खतरा होता है। अब अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई है, तो सही उत्तर है ए 10 से 20 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटे आगे है, अतः यह स्थित है कहाँ, तो सही उत्तर है बी 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। काहिरा की स्थिति 30 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ 31 डिग्री 14 मिनट ईस्ट है। चूँकि काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, अतः इसकी स्थिति 30 डिग्री पूर्वी देशांतर के पास बनती है। पृथ्वी गोलाकार होने के कारण 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है, अतः 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। इसलिए 30 डिग्री देशांतर पर कुल 120 मिनट यानी 2 घंटे होंगे। अब अगला प्रश्न है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, तो सही उत्तर है बी 22 सितंबर। उत्तरी गोलार्ध में शीत अयनांत अर्थात 21 या फिर 22 दिसंबर को वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है। ग्रीष्म अयनांत के समय उत्तरी गोलार्ध में 20 या 21 जून को वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। इसके विपरीत 20 या 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन तथा 21 या 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है।
अब अगला प्रश्न है, महाद्वीप अलग कैसे हुए? तो सही उत्तर है बी, विवर्तनिक क्रिया के द्वारा। पृथ्वी का निर्माण विभिन्न प्लेटों से हुआ है। ये प्लेटें विभिन्न प्रारूपों में विवर्तनिक क्रिया के फलस्वरूप गतिशील तथा प्रवाहित होती है। इस प्रकार ये प्लेटें अपने ऊपर स्थित महाद्वीप तथा महासागरीय भागों को अपने प्रवाह के साथ ही स्थानांतरित करती है। अब अगला प्रश्न है, वलय क्रिया किसका परिणाम है? तो इसका सही उत्तर है सी अर्थात पर्वत निर्माणकारी बल का। पृथ्वी के अंतर्जात बलों के अत्यंत पर्वत निर्माणकारी बल भी आता है। इसके तहत दो प्रकार के बल कार्य करते हैं। पहला संपीड़न बल और दूसरा तनाव बल। संपीड़न बल से चट्टानों की परतें मुड़ जाती है। ऊपर उठे भाग को अपनति और धसे हुए भाग को अभिनति कहते हैं। इसी मोड़ को वलय कहते हैं। अब अगला प्रश्न है, यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है तो आल्प्स। आल्प्स पर्वत श्रेणी मध्यवर्ती यूरोप में स्थित है। इसका विस्तार मुख्यतः फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी एवं स्विट्जरलैंड में है। इसका सर्वोच्च बिंदु माउंट ब्लैक है, जिसकी ऊंचाई लगभग 4810 मीटर है। आल्प्स पर्वत नवीन मोड़दार पर्वत का प्रमुख उदाहरण है। अब अगला प्रश्न है, तकला मकान मरुस्थल अवस्थित है तो यह चीन में है। तकला मकान मरुस्थल एशिया के झिंजियांग यूबर स्वतंत्र क्षेत्र अर्थात चीन में विस्तारित है। यह दक्षिण में कुनलुन पर्वत तथा पश्चिम उत्तर में पामीर का पठार और तियानशान पर्वत से घिरा हुआ है। अब अगला प्रश्न है, ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। इसका विस्तार लगभग 3,48,750 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। अब अगला प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है? तो इसका उत्तर है बी, पम्पास। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में मध्य अक्षांशीय या शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को पम्पास कहते हैं। इस घास के मैदान का विस्तार अर्जेंटीना, उरुग्वे तथा ब्राज़ील के दक्षिणी भागों में है। अन्य मध्य अक्षांशीय घास के मैदानों में प्रेरी जो कि उत्तरी अमेरिका में तथा डाउन्स जो कि ऑस्ट्रेलिया आदि में प्रमुख हैं। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? तो इसका उत्तर है बी, सिडनी। अब अगला प्रश्न है, उपर्युक्त विकल्पों में सिडनी किस देश की राजधानी नहीं है, बल्कि यह ऑस्ट्रेलिया का एक बंदरगाह नगर है। जबकि कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की, वेलिंगटन न्यूजीलैंड की तथा रियाद सऊदी अरब की राजधानी है। अब अगला प्रश्न है, 90 ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है? तो यह हिंद महासागर में स्थित है। 90 ईस्ट रिज हिंद महासागर स्थित एक कटक का नाम है। अब अगला प्रश्न है, सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत है? तो भूमि। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत भूमि है, जबकि नदियाँ लवणता को सागर तक पहुँचाने वाले कारकों में प्रमुख हैं। अब अगला प्रश्न है, अरब सागर के पानी का औसतन खारापन है? तो 35 ppt। हिंद महासागर में 0 से 10 डिग्री अक्षांशों के मध्य
35.14% लवणता पाई जाती है, परंतु बंगाल की खाड़ी में यह घटकर 30% हो जाती है। वहीं अरब सागर में 36% लवणता पाई जाती है। अतः निकटतम विकल्प बी सही उत्तर है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सागरों में किस में औसत लवणता सर्वाधिक है? तो इसका सही उत्तर है डी, मृत सागर में। प्रश्नानुसार दिए गए विकल्पों में मृत सागर में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। तुर्की के वॉन झील में 330% लवणता तथा ग्रेट सॉल्ट लेक में 220% लवणता पाई जाती है। अब अगला प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है? तो यह है अमेजन। अमेजन दक्षिणी अमेरिका की सबसे लंबी तथा अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से संसार की सबसे बड़ी नदी है। अब अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में आपको मिलान करना है, तो आप लोग प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़कर इसका मिलान कर लें। यदि आप लोगों को और समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कर लें। अब आइए चलते इसके सही कोड को देखते हैं। तो इसका सही कोड है सी। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। रॉटरडैम किस नदी के किनारे है? तो राइन नदी, पेरिस सीन नदी के, बुडापेस्ट डैन्यूब के और वाशिंगटन पोटोमैक के किनारे स्थित है। अब अगला प्रश्न है, हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो बाब अल मंदेब। हिंद महासागर और लाल सागर को बाब अल मंदेब जल संधि जोड़ती है। अन्य विकल्पों का विवरण इस प्रकार है। हॉर्मुज जल संधि फारस की खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी को, बोस्पोरस जल संधि काला सागर एवं मरमरा सागर को, मलक्का जल संधि अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है। अब अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में भी आपको मिलान करना है, तो आप लोग प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें और इसका मिलान कर लें। यदि आपको और समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कर लें। अब आइए चलते इसके कोड को जानते हैं। तो इसका सही कोड है बी। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। अत्यधिक गर्म है सहारा मरुस्थल, अत्यधिक ठंडी है अंटार्कटिका, अत्यधिक वर्षा चेरापूंजी में होती है और अत्यधिक सूखा है चिली। अब अगला प्रश्न है, किस मिट्टी में केशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? तो सही उत्तर है ए, चिकनी मिट्टी में। केशिका क्रिया चिकनी मिट्टी में सर्वाधिक प्रभावशाली होती है, जबकि बलुई मिट्टी में यह न्यूनतम होती है। अब अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश है? तो चीन। इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2019 के अनुसार चीन कोयला उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान पर है, जबकि भंडार की दृष्टि से संयुक्त राज्य अमेरिका प्रथम स्थान पर है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कुलगार्डी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है? तो सोना खनन की। अब अगला प्रश्न है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित कुलगार्डी सोना अर्थात स्वर्ण खनन के लिए प्रसिद्ध है। वर्तमान में यह पर्यटकों के बीच माइनिंग गोस्ट टाउन के रूप में प्रसिद्ध है। इस क्षेत्र में सोने की खोज 1892 ईस्वी में की गई थी। अब अगला प्रश्न है, निम्न देशों में से किस देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन हुआ था? तो सही उत्तर है सी, चीन में। इंडियन मिनरल्स बुक 2019 एवं वर्ल्ड मिनरल्स प्रोडक्शन 2014 से 18 के वर्ष 2018 तक के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार विश्व में सर्वाधिक सोने का उत्पादन चीन में हुआ। चीन में 401 टन, ऑस्ट्रेलिया में 313 टन, रूस में 280 टन
एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में 211 टन सोने का उत्पादन हुआ था। यूएसजीसी के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019 में चीन में 420 टन सोना उत्पादित हुआ था। अब अगला प्रश्न है, विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो सही उत्तर है बी, भारत। इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2019 के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018 में एल्युमिनियम उत्पादन करने वाले विश्व के 5 शीर्ष देश इस प्रकार हैं। पहले नंबर पर भारत, दूसरे पर रूस, फिर कनाडा और चौथे नंबर पर भारत है। पहले नंबर पर चीन, दूसरे पर रूस, तीसरे पर कनाडा, चौथे पर भारत और पांचवें में यूएई है। अब अगला प्रश्न है, तेल के कोष सबसे ज़्यादा किस देश में है? तो यह वेनेजुएला में है। बीपी स्टैटिका रिव्यू ऑफ वर्ल्ड एनर्जी 2019 की रिपोर्ट के अनुसार वेनेजुएला में सर्वाधिक क्रूड ऑयल भंडार स्थित है। दूसरे स्थान पर सऊदी अरब और तीसरे स्थान पर कनाडा है। अब अगला प्रश्न है, कोयले का सामान्य प्रकार है? तो इसका सही उत्तर है ए, बिटुमिनस। कोयला मुख्य कार्बन के यौगिक का मुख्य कार्बन मिश्रण है। कार्बनीकरण रासायनिक क्रिया द्वारा वनस्पतिक पदार्थों का कोयले में परिवर्तन होता है। कार्बन के अंश के आधार पर कोयला 4 प्रकार का होता है, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट तथा पीट। उपयुक्त चारों प्रकार के कोयले में बिटुमिनस सामान्य किस्म का कोयला माना जाता है। एंथ्रेसाइट अत्यंत उत्तम कोटि का तथा पीट सबसे निम्न कोटि का कोयला होता है। भारत में कुल प्राप्त कोयले का 90% से अधिक भाग प्राचीन काल की गोंडवाना शैलों में पाया जाता है। गोंडवाना युगीन कोयला मुख्यतः बिटुमिनस प्रकार का है। अब अगला प्रश्न है, ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्धता शामिल होते हैं? तो इसका सही उत्तर है ए, शक्ति, कोयला, तेल, गैस, जल विद्युत और यूरेनियम। ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्धता शक्ति, कोयला, तेल, गैस, जल विद्युत और यूरेनियम शामिल हैं। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है? तो सही उत्तर है सी, लंदन। लंदन धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है। अब अगला प्रश्न है, साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है, तो क्यों होती? तो विकिरण के कारण। मेघीय रातों में वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा साफ रातों की अपेक्षा अधिक होती है। बहिर्गामी पार्थिव विकिरण को जल वाष्प अवशोषित करता है, फलस्वरूप मेघीय रातें अपेक्षाकृत अधिक गर्म महसूस होती है। इसके अतिरिक्त साफ रातों में वायुमंडल में जल वाष्प की कमी के कारण रात्रि के समय पार्थिव विकिरण आसानी से शून्य में चली जाती है, जिससे साफ रातें ठंडी महसूस होती है। वास्तव में वायुमंडल ग्रीन हाउस प्रभाव की भांति व्यवहार करता है। अब अगला प्रश्न है, मानसून का निर्वर्तन इंगित होता है, तो आपको कोट को देखकर बताना है किससे? तो सही उत्तर है सी, अर्थात तीनों से। अर्थात साफ आकाश से, बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति से और स्थल पर तापमान के बढ़ने से। उत्तरी भाग में जब मानसून लौटने लगते हैं तो प्रारंभ में स्थल पर तापमान में थोड़ी सी वृद्धि होती है। मानसून के लौटने के साथ साथ उत्तर पश्चिम में विस्तृत निम्न दाब का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ने लगता है। इस समय आकाश स्वच्छ हो जाता है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस युग्म का मिलान सही है?
तो इसका सही उत्तर है बी, भूमध्य रेखीय क्षेत्र, गरज के साथ वर्षा मध्याह्न में। भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश की अधिकांश वर्षा शीतकाल में प्राप्त होती है। भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में दोपहर पश्चात गरज के साथ संवहनीय वर्षा होती है और यह लगभग वर्ष भर होती रहती है। मानसूनी क्षेत्र की अधिकांश वर्षा ग्रीष्मकाल में मानसूनी हवाओं से प्राप्त होती है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में वर्षा या तो नग्न होती है या फिर अनिश्चित होती है, अतः सही विकल्प बी है। अब अगला प्रश्न है, निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? तो सही उत्तर है डी, पम्पाज। मध्य चिली, केप टाउन तथा एडिलेज में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है, जबकि पम्पाज क्षेत्र उष्ण जलवायु का क्षेत्र है। अब अगला प्रश्न है, अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? तो सही उत्तर है बी, कांगो में। पिग्मी जनजाति विषुवत रेखीय अफ्रीका के कांगो बेसिन के वर्षा वनों में रहने वाली जनजाति है। यह शिकारी जनजाति है। पिग्मी जनजाति का निवास पेड़ों पर बनाई गई झोपड़ियों में होता है, जिसे मोंगुलस कहा जाता है। अब अगला प्रश्न है, पिग्मीज निवासी हैं? तो सही उत्तर है ए, अफ्रीका के। अब अगला प्रश्न है, एस्किमो निवासी हैं? तो ये कनाडा के। एस्किमो उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र के चारों ओर निवास करने वाली जनजाति है, जो अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड और उत्तरी रूस में निवास करती है। अब अगला प्रश्न है, एस्पेरांटो है क्या? तो इसका उत्तर है डी, विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा। अंतर्राष्ट्रीय संपर्क हेतु सहायक भाषा के रूप में एस्पेरांटो भाषा का विकास एल जोमेनहॉफ ने किया है। अब अगला प्रश्न है, वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका सही उत्तर है बी, चीन। अंतर्राष्ट्रीय सेरीकल्चर आयोग के अनुसार वर्ष 2019 में विश्व में सर्वाधिक रेशम का उत्पादन चीन करता है, जबकि दूसरे स्थान पर भारत करता है। अब अगला प्रश्न है, शहतूश जो विश्व का सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन माना जाता है, वह कहाँ पैदा होता? तो सही उत्तर है सी, चीन में। शहतूश एक विशेष प्रकार का गर्म ऊनी शॉल होता है, जो तिब्बती एंटीलोप अथवा चीरू के बालों से तैयार किया जाता है। चीरू का निवास मूलतः चीनी स्वायत्त क्षेत्र तिब्बत में मिलता है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है? तो इसका सही उत्तर है डी, ईरान। FAO के आंकड़ों के अनुसार विश्व में ईरान लगभग 85% केसर का उत्पादन करता है। भारत में केसर का सर्वाधिक उत्पादन जम्मू कश्मीर में होता है। यहाँ के किश्तवाड़ तथा पामपुर प्रमुख केसर उत्पादक क्षेत्र हैं। केसर को लाल सोना के नाम से भी जाना जाता है। अब अगला प्रश्न है, पत्थर के कोयले के भंडार में कौन सा देश संसार में अग्रणी है? तो सही उत्तर है बी, चीन। प्रश्नकाल के दौरान पत्थर के कोयले के भंडार में चीन प्रथम स्थान पर, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वितीय स्थान पर एवं भारत तृतीय स्थान पर थे। लेकिन इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2019 के आंकड़ों के अनुसार पत्थर का कोयला के प्रमाणित भंडार में संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम स्थान, इसके बाद क्रमशः चीन दूसरे और तीसरे स्थान पर भारत है। अब अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो सही उत्तर है सी,
सऊदी अरब। इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2019 के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018 में कच्चे तेल के उत्पादन में संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद सऊदी अरब सर्वाधिक तेल उत्पादन करता है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है? तो इसका सही उत्तर है ए, कजाखस्तान। विश्व में सर्वाधिक यूरेनियम का उत्पादन करने वाला देश कजाखस्तान है। यहाँ विश्व का लगभग 42% यूरेनियम उत्पादन होता है। दूसरे एवं तीसरे स्थान पर क्रमशः कनाडा तथा ऑस्ट्रेलिया का स्थान है। वर्ष 2019 में यूरेनियम का कुल 54,752 टन उत्पादन हुआ, जिसमें 22,808 टन यूरेनियम का उत्पादन कजाखस्तान में हुआ था। अब अगला प्रश्न है, टीन मिलता है तो ये कहाँ से मिलता? तो सही उत्तर है ए, प्लेसर निक्षेपों में। कहाँ से? प्लेसर निक्षेपों में। विश्व में प्राप्त होने वाली टीन की 80% मात्रा प्लेसर निक्षेपों से प्राप्त होती है। ये निक्षेप रिवर वेड्स में पाए जाते हैं। अधिकांश प्लेसर निक्षेप दक्षिण पूर्व एशिया में फैले हैं। वर्ष 2019 में इंडियन मिनरल्स ईयरबुक के अनुसार शीर्ष टीन उत्पादक देश क्रमशः चीन, इंडोनेशिया, म्यांमार और एवं पेरू हैं। अब अगला प्रश्न है, मृदा संरक्षण वह क्रम है जिसमें, तो इसका सही उत्तर है डी, मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। बृहद अर्थों में मृदा संरक्षण का अर्थ केवल अपरदन को नियंत्रण करना ही नहीं होता, बल्कि इसका उद्देश्य भूमि की उच्च स्तरीय उर्वरता को बनाए रखना भी होता है। सामान्य अर्थों में भूमि उपयोग में सुधार ही मृदा संरक्षण कहलाती है, अतः सही विकल्प डी है। अब अगला प्रश्न है, टेरा रोसा का प्रारूपिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें चूना पत्थर होता है। टेरा रोसा लाल मृदा के लिए प्रयुक्त इटालियन शब्द है जिसका इसका विकास चूना पत्थर के अविलेय अवशेषों में होता है। अब अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं कहाँ? तो विषुवत रेखा के पास। विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश में वर्ष भर उच्च तापमान पाए जाने से वर्ष भर होने वाली वर्षा के कारण सदाबहार वर्षा वनों का व्यापक विस्तार होता है। इसमें अमेज़न बेसिन, कांगो बेसिन तथा दक्षिण पूर्व एशियाई द्वीप समूहों के वर्षावन प्रमुख हैं। अब अगला प्रश्न है, विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है? तो सही उत्तर है डी, कनाडा। अब अगला प्रश्न है, इसमें आपको मिलान करना है, तो आप लोग प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़कर इसका मिलान कर लें। अब आइए चलते हैं इसके कूट को जानते हैं। तो इसका सही कूट है बी। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। यूरोपियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग पेरिस से वारसा। वहीं पहला है ट्रांस एंडियन रेल मार्ग ब्यूनस आयर्स से वालप्रेजो। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग सेंट पीटर्सबर्ग अथवा मॉस्को से व्लादिवोस्टोक रूस तक। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। यह लगभग 9300 किलोमीटर में फैला है। नेक्स्ट है ओरिएंट एक्सप्रेस। यह पेरिस से इस्तांबुल के बीच स्थित है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पतन नगर नहीं है? तो इसका सही उत्तर है बी अर्थात कैनबरा। कैनबरा जो ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान राजधानी है को छोड़कर उपयुक्त प्रश्न में दिए गए सभी नगर
बंदरगाह नगर हैं। टोक्यो जापान की राजधानी व होन्शु द्वीप पर स्थित प्रमुख बंदरगाह हैं। न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क प्रांत में स्थित बंदरगाह नगर जो हडसन नदी तट पर स्थित है। और लंदन टेम्स नदी पर स्थित बंदरगाह है। अतः सही उत्तर विकल्प बी है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पत्तन के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है बी, सैंटोस। सैंटोस ब्राजील के दक्षिण पूर्व तट पर स्थित समुद्री बंदरगाह है। वर्तमान में यहाँ से विश्व की सर्वाधिक कॉफ़ी का निर्यात किए जाने के कारण इसे विश्व का कहवा पत्तन भी कहा जाता है। अब अगला प्रश्न है, पर्यावरण किससे बनता है? तो सही उत्तर है डी, उपयुक्त सभी से, अर्थात जीवीय घटकों से, भू आकृतिक घटकों से और अजैव घटकों से। पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है तथा जैविक एवं अजैविक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से इसकी रचना होती है। पर्यावरण के 3 घटक हैं। पहला भौतिक या अजैविक संघटक, जिसके अंतर्गत स्थल, वायु और जल आते हैं। वहीं दूसरा है जैविक संघटक, जिसके अंतर्गत पादप, मनुष्य, जंतु और सूक्ष्मजीव आते हैं। वहीं ऊर्जा संघटक के अंतर्गत सौरिक ऊर्जा एवं तापीय ऊर्जा आते हैं। और इस चैप्टर का आखिरी प्रश्न, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है डी, अर्थात ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी से। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने से संबंधित है। ज्ञातव्य है कि CO2 ग्रीन हाउस गैसों के अंतर्गत ही आता है। तो यह था आज का आखिरी प्रश्न। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं भारत के भूगोल के साथ। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।